जैविक खेती चली, चर्चाएं हुई, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। या तो अब हमारी गलती रही होगी समझाने वालों की, या गलती आपकी रही होगी समझने वालों की, या दोनों की रही होगी। ठीक है ना। पिछले 4 साल से अब हम लोग प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैविक खेती में नाइडेप कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट पर ज़्यादा फोकस था, आज प्राकृतिक खेती में जीवामृत पर ज़्यादा फोकस है। ऐसा कोई किसान नहीं है देश का जो रिमोट में रहता हो शायद उसने ना सुना हो जीवामृत, नहीं तो सब किसानों ने सुना है जीवामृत। लेकिन जीवामृत सही से बनाना, उसका उपयोग करना और उपयोग करके ये पता करना कि वास्तव में इससे हम कितनी डीएपी, कितना यूरिया हटा सकते हैं। अगर जीवामृत डालेंगे तो यूरिया डीएपी ख़त्म कितनी की जा सकती है, ऐसा कोई ट्रायल आप लोगों के स्तर से शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब आपकी आदत क्या पड़ गई है कि जैसे अभी आज केवीके में आप बैठे हैं और केवीके आपको बुलाता है तो आपका अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए कि चलो कृषि विज्ञान केंद्र से बुलवा आया है तो चलते हैं, एक शिष्टाचार, हम आपको देख के खुश हो जाते हैं और आप हमको देख के खुश हो जाते हो। यहाँ जो चीज़ें बताई जाएंगी तो वो दरअसल कई बार तो हम भी नहीं फॉलो करते, कई बार हम भी फॉलो नहीं करते हैं, तो आप भी नहीं फॉलो करते हो। अब आज की तारीख में बात जो प्राकृतिक खेती को धरातल पर उतारने की, उसको हमें समझना है कि प्राकृतिक खेती को सही से समझने के लिए क्या किया जाए। तो देखिए आप, अभी रासायनिक खेती में करते क्या हम लोग, हम किसी भी खेत में खरीफ में उड़द बोएं, मूंग बोएं, मूंगफली बोएं, धान बोएं, तो हमको पता है कि इसमें इतना यूरिया, इतना डीएपी डालना पड़ता है। किसान को पता है कि यूरिया डीएपी डालने के बिना काम होगा नहीं। और हमारा भी माइंडसेट है, वैज्ञानिकों का या नीतियों का या सब का, कि क्यों यार, अगर किसान ये डीएपी यूरिया नहीं डालेगा तो क्या होगा। तो सबको शंका है कि अगर यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे तो फसल कमज़ोर होगी। यही बात है ना। अब देखना, ऐसी रबी की फसल आई, गेहूं बोया, चना बोया, मटर बोया, तो हम डीएपी यूरिया डालते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि यार जीवामृत डालने से, कहने को तो लोग कहते हैं जीवामृत डालो, क्या जीवामृत डालने से यूरिया डीएपी को बंद किया जा सकता है? तो एक दिमाग मेरा कहता नहीं, जीवामृत अगर नहीं, जीवामृत डालेंगे, यूरिया डीएपी नहीं डालेंगे तो फसल की पैदावार नहीं होगी। और ये सही भी है, ये सही है, ठीक है ना। अब हमें ये समझना है, अब आप मेरे प्रश्न को कायदे से सुनना। ठीक आज के 60 साल 70 साल पहले, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, सारे लोग 50 की उम्र को हैं, 50-60 की उम्र के भी लोग हैं यहाँ पर। 60-70 साल पहले हम गेहूं नहीं बोते थे। हमारे रबी में क्या फसलें थी? जौ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी, ये फसलें थी। जौ, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी। सिंचाई के साधन नहीं थे, बोरिंग नहीं थी, और रबी जैसे ही अक्टूबर आता था तो बरसात की नमी में हम लोग जाते थे, जुताई करके जौ, चना, मटर, मसूर, राई, जो कुछ बोना था वो आते थे। ना पलेवा करते थे और ना बाद में सिंचाई करते थे, ना यूरिया डीएपी डालते थे, और ना इतनी बीमारियां थीं, ना इतने कीड़े थे। पहले ये आप सोच लेना, दिमाग में यहाँ रखना कि हाँ, ये बात तो सही है
कि 70 साल पहले ना इंसेक्ट का कोई ऐसा आक्रमण था, ना कोई ऐसी बीमारी थी, और ना सिंचाई थी, ना यूरिया डीएपी था, फिर भी हमारी पैदावार होती थी, हम बढ़िया ठीक थे। आज हम किसी भी फसल में बिना पलेवा के कोई फसल नहीं बो सकते। तो इससे ये पता करना हम लोगों को कि आज आखिर ऐसा हुआ क्या। वही ज़मीन है, आपके पिताजी के द्वारा आपको सौंपी गई वही ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें पहले आप मसूर बिना पलेवा के बो देते थे, और आज हम बिना पलेवा के उसमें नहीं बो पाते हैं। तो क्या बदलाव आया है, क्या आखिर ऐसा हो गया कि आज बिना पलेवा के मसूर नहीं बोई जा सकती। तो आप पता चलेगा, लगता है हमको कि हमारी ज़मीन में कुछ समस्या है। अब यहाँ से सोचना शुरू करना चाहिए हमारी नीतियों को, और हमको और आपको, कि जिस खेत में पहले बिना पलेवा के मसूर बो देते थे, जौ बो देते थे, अलसी बो देते थे, आज बिना पलेवा के नहीं बो सकते। तो क्यों? तो साहब ज़मीन में कोई प्रॉब्लम है। अब अगली बात, पहले हम डीएपी, पोटास, यूरिया नहीं देते थे, आज देनी पड़ती है, तो ज़मीन में कोई प्रॉब्लम है। पहले बीमारी नहीं लगती थी, अब लगती हैं, तो यानी कि ज़मीन में और बायोडाइवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम है। पहले कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, फलीवेदक, तनाछेदक ऐसी चीज़ें नहीं लगती थी, अब लगती हैं, यानी कि हमारे खेत खलिहान के बायोडाइवर्सिटी में, जैव विविधता में कोई प्रॉब्लम है। देखिए सिंपल कहानी, जैसे हम लोग, जो हम पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उन्होंने कभी पाउडर का दूध बचपन में, जब बच्चा 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 9 महीना, 8 महीना का है, तो हम लोगों को पाउडर के दूध की ज़रूरत, हम लोगों को हार्लिक्स और बॉर्नविटा की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो मेरी जन्म देने वाली माताएं इतनी स्वस्थ थीं कि हमको जितनी भूख के लिए दूध चाहिए उतनी मात्रा में उनके पास दूध था, और दूध की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी थी कि हम बीमार भी नहीं होते थे, और हमको कहीं बाहर से कोई चीज़ की ज़रूरत। आज क्या स्थिति है? आज हर महिला जो अपने बच्चे को जन्म दे रही है, कुछ अपवाद छोड़ करके, हर बच्चे को बाहर से पोषण, कोई हार्लिक्स पिला रहा है, कोई बॉर्नविटा पिला रहा है, पाउडर के दूध में घोल के पिला रहा है, कोई सेरेलक पिला रहा है, ऐसा चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि अब जो माताएं हैं उनकी स्थिति, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनकी उत्पादन क्षमता कम हो गई है। ऐसे ही मेरी ज़मीन की उत्पादन क्षमता कम हो गई है। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि हम अपनी ज़मीन की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करें। क्यों? क्योंकि ये वाली रासायनिक खेती आप 50 साल से कर रहे हो। खादों के प्रयोग होने का, किए जाने का, डीएपी, पोटास, यूरिया का जो उपयोग है वो हर साल 2, 4, 10 किलो बढ़ जाता है। जो पेस्टिसाइड का उपयोग है हर साल बढ़ जाता है। पहले हम लोग, वैज्ञानिक कहते थे गेहूं में 5 पानी लगाने चाहिए। जब हम कहते थे 5 पानी लगाने चाहिए, तब किसान का गेहूं 3-4 पानी में होता था। आज हम लोग कहने लगे हैं, पूरा देश रिकमेंडेशन में, कि गेहूं को 6 पानी की ज़रूरत होती है, और आप 8 पानी लगाने लगे हो। जब हम कहते थे 5 लगाओ, तब आपका 3 पानी में होता था। आज हम कहते हैं 6 लगाओ, तो आपका 8 पानी में होता है। ज़मीन के नीचे पानी नहीं बचा, ज़मीन हमारी लुट गई। खेतों में, बहुत सारे खेतों में, बहुत सारे इलाकों में देश के या अपने झांसी के,
चिड़िया नहीं दिखती, तितली नहीं दिखती, मधुमक्खी नहीं दिखती। और हम कहते हैं किसान की आय को दोगुना करना है। तो मैं बता दूं, हमारी आय तब तक दोगुना नहीं होगी जब तक कि हमारी धरती माँ की उर्वरता में 2 गुना इजाफा नहीं होगा। अगर आज हमारी ज़मीन में जीवांश कार्बन, मिट्टी की जांच कराइए, अगर आज आपकी ज़मीन में जीवांश कार्बन 0.3 है और अब कोई कहे कि हम एक ऐसी टेक्निक बताते हैं कि अब आपको यूरिया डीएपी नहीं डालनी पड़ेगी, तो मैं बता दूं, दुनिया में कोई टेक्निक नहीं है। जैसे एक माँ के आंचल में दूध नहीं है, उसके पास नीचे 3 महीने का बच्चा है, कोई कहे मैं बताता हूँ कि अब इसको हार्लिक्स बोर्नविटा पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो पड़ेगी। और कब नहीं पड़ेगी? जब उसको जन्म देने वाली माँ स्वस्थ हो जाए, उसके आंचल में दूध बनने लगे, दूध की क्वालिटी सुधर जाए, तो हाँ, अब बच्चे को बाहर से दूध पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो प्राकृतिक खेती का मुद्दा बता दूं आपको। आज की तारीख में आपको यूरिया डीएपी देनी पड़ेगी। फसल में बीमारी लगनी ही लगनी है, फंजीसाइड डालना पड़ेगा। फसल में, जिस फसल में कीड़ा लगता है और कीड़ा लग जाएगा, अब आप किसी से पूछोगे बाबूजी मेरे मटर में कीड़ा लगा है, कोई जैविक प्राकृतिक उपाय बताओ, तो मैं फिर बता दूं, इस संसार में कोई भी जैविक और प्राकृतिक उपाय कीड़ा लग जाने के बाद नहीं है। अब आपको इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूं, प्राकृतिक खेती जब शुरू करेंगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का धीरज रखना पड़ेगा। और समझ लिया और करना जब शुरू किया तो तय कर लिया अब हमें करनी ही है। और क्यों? क्योंकि ज़मीन की उर्वरा शक्ति में जो गिरावट आई है पिछले 50 सालों की हमारे खुराफाती खेती से, रासायनिक खेती से, वो आप सोचें कि चुटकी बजाएंगे और ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब हमने 50 साल लगाए उसको ख़राब करने में, किसको ख़राब करने में? ज़मीन को ख़राब करने में, ज़मीन के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को ख़राब करने में, पानी के दोहन में, चिड़िया तितली मधुमक्खी को मारने में 50 साल लगे हैं ना। तो कम से कम मित्र 3, 4, 5 साल तक जब मेहनत करेंगे तब कहीं ये काम बनेगा। तो हमें क्या करना है? पहला सूत्र है धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। चूँकि ये माँ है हमारी, धरती मेरी माँ है, और धरती की उर्वरा शक्ति सुधारने के लिए मुझे 3 काम बिल्कुल पक्के करने हैं, बिल्कुल पक्का, उसमें कोई कोताही नहीं। देखिए आप, अगर किसी किसान भाई का 2 एकड़ का खेत है और उसमें थोड़ा सा ढाल है, और आपने देखा है कि जब पानी बरसता है तो हमारे खेत में पानी बहता है और पड़ोसी के खेत में जाता है, फिर पड़ोसी के खेत से बाहर निकलता है, उस नाले में जाता है। तो पहला सूत्र कि बारिश का पानी खेत से बहने नहीं देंगे। क्यों? पानी तो बह रहा, वो एक चीज़ है। जब पानी बहता है तो पिछले साल जितने भी जीवांश बने हैं या जितना भी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ है वो सब पानी के साथ, जैसे आपके हाथ में चोट लग जाए और ब्लड बहने लगे और डॉक्टर कहे कि इनके पास ब्लड कम है, इनको ब्लड चढ़ाया जाना चाहिए, तो ये ब्लड जहाँ से बह रहा है ये ब्लड बहना बंद ना किया जाए और ब्लड की बोतल टांग दी जाए, तो क्या हुआ? पहला काम कि ब्लड जहाँ से निकल रहा है उसको बंद करो। उसके बाद देखो कि 1 बोतल 2 बोतल कितना ब्लड निकल गया, तब चलाना शुरू करो। तो अभी क्या है, आपने गोबर की खाद डाली, वर्मी कंपोस्ट डाला, कुछ भी डाला, लेकिन हर साल आपके खेत से पदार्थ बह जाते हैं। तो क्या हो रहा है? ये अज्ञानता में गुड्डे गुड़िया का खेल हो रहा है।
आप डालते हो, जो चीज़ डालते हो बह करके बाहर निकल जाता है। तो पहला सूत्र क्या है कि जिन खेतों में बरसात का पानी बहता है उस बहाव को रोक करके मेड़ बनानी है, एक काम। दूसरा काम, खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने ही लगाने। और जब पेड़ लगाने की बात आएगी तो आंवला, अमरूद, नींबू का बाग आप लगाना, लेकिन खेत की मेड़ पर एक पेड़ महुए का, एक जामुन का, एक नीम का, एक शीशम का, एक पाकड़ का, गूलर का, अर्जुन का। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए क्योंकि मैंने कहा तितली नहीं है, मधुमक्खी नहीं है, चिड़िया नहीं है। हमने कहा जब तक तितली, मधुमक्खी, चिड़िया नहीं आएगी तब तक आपके खेत में लगने वाले, फसल में लगने वाले कीड़ों का कोई उपाय नहीं है। तो मैं चाहता हूं हर किसान के खेत में 150 की संख्या में चिड़ियां रहें। अब चिड़ियां आप समझो कि नींबू के बाग में रहेंगी? नहीं रहेंगी। तो चिड़ियों को 365 दिन भोजन कैसे मिलेगा? तो देखना आप, जामुन के पेड़ में कभी फल लगेंगे, कभी नीम के पेड़ में लगेंगे, कभी पाकड़ के पेड़ में लगेंगे, कभी महुए के पेड़ में लगेंगे। तो जब इंसेक्ट नहीं होगा, चिड़ियों का मुख्य भोजन है इंसेक्ट, लेकिन इंसेक्ट वो खाएंगी, आपकी फसलों को बचाएंगी। लेकिन जब इंसेक्ट नहीं होता तब चिड़िया को किसी और दूसरे भोजन की ज़रूरत होती है। तो उस समय पाकड़ के फल हैं, नीम के फल हैं, जामुन के फल हैं, महुए के फल हैं। इसी प्रकार तितली का काम है, मधुमक्खी का काम है। मधुमक्खी बिना फूल के जिंदा नहीं रहेगी। मधुमक्खी का भोजन क्या है? वो घास तो खाती नहीं है, वो तो फूलों का जो मधु है ना, वही पान करती है। अब पता चला कि पिछले 5 महीने में आपके खेत और खेत के आसपास में कोई फूल वाला पेड़ नहीं है। तो मधुमक्खी क्या करेगी? तो अभी कुछ किसान कहेंगे साहब मधुमक्खी की हमको ज़रूरत भी क्या है? ज़रूरत है। आपकी 40% फसलें ऐसी बोते हो जिनमें परागण की क्रिया जरूरी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि परपरागित फसल में फसल खूब अच्छी ग्रोथ की, आपने डीएपी, पोटास, यूरिया डाली, अच्छे से सारे काम किए, फसल खूब अच्छी बढ़ गई, फूल बड़े अच्छे आए, और फिर आपने कहा कि बाबूजी इस बार पता नहीं कैसी हवा चली कि दाना बहुत कम पड़ा। दाना कम क्यों पड़ा? जिन फूलों में परागण की क्रिया संपन्न हुई वहां दाना पड़ा, और जिन फूलों में परागण नहीं हो पाया वहां दाना नहीं पड़ा। इसलिए हमारे खेत में तितली का, मधुमक्खी का होना जरूरी है। अभी हमने क्या किया पीछे, एक सत्य और बता दूं आपको। अगर आप आज मेरी बात को नहीं ठीक से समझे तो आपने देखा है ना, झांसी में, पूरे देश में, कस्बों में, गलियों में एग्रीप्रेन्योर बैठे हैं। दवा की दुकान तो इतनी खूबसूरत सजी है कि 200 प्रकार के मॉलिक्यूल हैं। जैसे मेडिकल स्टोर सजा हुआ है ना, हम आप दवाई लेने जाओ ना तो मेडिकल स्टोर कितना सजा रहता है, उससे भी ज़्यादा अच्छा सजा हुआ खेती का जो है स्टोर है जहाँ दवाई बिकती है। ये पूरी लॉबी नहीं चाहती कि किसान खेत की उर्वरता को समझे, खेत के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी को समझे। क्यों? जैसे मैंने इतनी बात आपको बताई, अगर आपकी ज़मीन में जीवांश कार्बन 1% हो जाए, जो अभी 0.3 है, तो यूरिया, डीएपी, पोटास की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खेत में जीवांश 1% हो जाए तो बोरिंग की ज़रूरत, सिंचाई की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं है, सोलर पैनल की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे खेत में जीवांश 1% है और ज़मीन में लाभदायक जीवाणु हैं तो आपको फसल में कोई भी भूमि जनित बीमारी लगने वाली ही नहीं है। अगर आपके खेत की मेड़ पर ये जो मैंने पेड़ बताए, इस प्रकार के नाना प्रकार के पेड़ खड़े हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको कीटनाशक की ज़रूरत नहीं है। सरल सी बात है। अगर मेरा शरीर, विनोद कुमार अगर चाहें कि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना,
तो विनोद कुमार सचान को अपने खाने की, पीने की, सोने की, उठने की हैबिट में सुधार करना होगा कि हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो 100% मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं सोचूं कि मैं बीड़ी पीऊँगा, दारू पीऊँगा, दाल नहीं खाऊँगा, पिज्ज़ा खाऊँगा, बर्गर खाऊँगा और डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा संभव? डॉक्टर के यहाँ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मैं क्या कहता हूँ मित्र कि हम अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि अब हिंदुस्तान में जो 140 करोड़ लोग हैं वो मर जाएंगे और बस कहानी ख़त्म। आने वाली पीढ़ियाँ भी हैं। हमारे मरने के बाद मेरे बच्चों को यहीं रहना है, तो उनके लिए कल्पना करना कि 1947-50 जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे देश की भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.7% थी जब हम आज़ाद हुए, और आज़ादी के 70 साल बीते, जीवांश कार्बन की मात्रा हो गई 0.3, यानी 60% जमीन की उर्वरता को मैं पी गया। जब आज़ाद हुआ था तो 40-50 फुट पर पानी था, आज 200-250 फुट पर पानी पहुंच गया। हमने पानी भी पी लिया। जब हम आज़ाद हुए थे तो 27% देश में जंगल था, जिंदा जंगल। आज जंगल बचा 8%। मैं एक 20% जंगल भी खा डाला। मैंने तितली खा डाली, मधुमक्खी खा डाली, चिड़िया खा डाला, केंचुआ खा डाला। तो अब आपको भी खाने की बारी, कुदरत अब हमको भी खा डालेगी। क्योंकि ध्यान रखना, हम भगवान की माया में जीते हैं। धरती, भगवान का पहला अक्षर भूमि, गगन दूसरा अक्षर गगन, तीसरा अक्षर वायु, चौथा अक्षर अग्नि सूरज, पांचवा अक्षर नीर पानी, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीर। हम धरती को, भगवान का एक अक्षर है धरती, यानी भगवान का एक स्वरूप है, उसको मैं लूट रहा हूं, पानी को लूट रहा हूं, जंगल को लूट रहा हूं, और मेरा बस चलता तो आकाश और सूरज पर भी डकैती डालने लगता, लेकिन बस नहीं है। अब समझना कि जो व्यक्ति भगवान की माया को लूटे, इंसान को लूटता तो एक बार चलता। इंसान ने अपनी खुशहाली के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, हम सब ने मिल करके अपने निजी स्वार्थों के लिए भगवान को लूटा है। और जब से ये निजी स्वार्थ हावी हुए तो जो आपदाएं आती हैं, सूखे की, अतिवृष्टि की, ओलावृष्टि की, अभी आपने सुना है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या है? जल और वायु। जलाशय है नहीं, जंगल है नहीं, जलवायु कहां से बनती है? जलवायु का मतलब है गांव में जलाशय, वायु का मतलब है गांव में जंगल। हमने जलाशय खत्म कर दिया, हमने जंगल कर दिया खत्म, और क्या कहता हूं, अब जलवायु परिवर्तन के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ेंगे? ये कोई नई बात है भाई? जब आपने जल लूट लिया, जंगल लूट लिया, और फिर कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर खतरे ना बढ़ें तो प्राकृतिक खेती पर लौटना पड़ेगा। और फिर अगली बात कि 50 सालों से अथक प्रयास के बावजूद, 50 साल पहले ऐसा कोई गरीब किसान नहीं था जिसके घर पर 1-2 किलो चांदी, 10-20 तोला सोना ना हुआ करता था। कहीं ना कहीं कच्ची जमीन में, दर में, कुठरिया में लाख खोद के गाड़ के रखते थे। वो बिक गया। किसी के पास है 4 किलो चांदी, हाथ उठा दो। किसी के पास है 20 तोला सोना, हाथ उठा दो। और पूछ लेना अपने पिताजी से कि पिताजी 80 साल पहले था कि नहीं था? बोले था। हम लोगों ने बेच डाला, और इतना बेचा कि हर किसान के पास
बैंक का कर्जा है। देश में 15-20% किसान ऐसे हैं जिनके पास अपनी कमाई के 10-5 लाख रुपए हो सकते हैं। 90% देश के किसान ऐसे हैं जिनके पास बैंक का सरकारी कर्जा। मित्र, 5 बीघे 5 एकड़ ज़मीन में दिन रात आप मेहनत करते हो, उसके बावजूद आपके पास लाख 2 लाख 10 लाख रुपए नहीं हैं। और आप पता कर लेना, आप ही के गांव का कोई लड़का जो ज़मीन नहीं है, सड़क पर पान की गुमटी खोला है, पुड़िया बेचता है, उससे पूछना कितने पैसे हैं, तो कहेगा अभी मैंने 17 लाख का झांसी में प्लाट लिया है। जो 5 एकड़ का जमींदार है वो सरकार से कर्जा मांग रहा है, और जो पान की गुमटी रखे है वो इनकम टैक्स दे रहा है। तो आप समझिए ना कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमको लोग कहाँ ले गए। तो मैं फिर बताऊं कि जब तक मेरी माँ जिंदा नहीं होगी, धरती माँ, ध्यान रखना, खेती के आसपास केवल एक ही चीज है, वो है धरती, धरती, धरती। और जिसने अपनी धरती माँ को खूबसूरत बना लिया, स्वस्थ कर लिया, संपन्न कर लिया, उस व्यक्ति को कोई बीमारी देने वाला पैदा नहीं हुआ, उस व्यक्ति को कोई लोन देने वाला पैदा नहीं हुआ, और वो लोन मांगेगा भी नहीं। लेकिन अभी क्या है, मेरी ज़मीन बीमार है, इसलिए मैं बीमार हूँ, डॉक्टर के यहाँ एडमिट हूँ, और मेरी माँ के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं सरकार से कर्जा मांगता हूँ। माँ इतनी खूबसूरत है, इतनी सामर्थ्यशाली है। मैंने बोला 70 साल पहले सामर्थ्य उसकी देखिए कि आपसे सिंचाई भी नहीं मांगती थी। 70 साल पहले ये नहीं कहती थी बेटा मसूर बोए हो तो एक बार पानी लगा जाना। उसकी सामर्थ्य थी अपनी फसल को दूध पिलाने की। अब चूंकि उसकी सामर्थ्य नहीं रही है, इसलिए आप आर्टिफिशियल दूर दूर से पाइप डाल के लेजम लगा के सिंचाई करते हो। तब उसकी सामर्थ्य थी कि वो यूरिया डीएपी नहीं मांगती थी। आज उसकी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आपको देनी पड़ती है। पहले उसकी सामर्थ्य थी कि बीमारी को नहीं लगने देती थी, आज उसकी सामर्थ्य घट गई है, इसलिए आपको ये देना पड़ता है। एक चीज़ बीच में आड़े आती है, खरपतवार। जैसे जीवामृत बनाते हैं लोग, फिर कहते हैं साहब इससे चलो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन खरपतवार का क्या करें। तो आप याद करना, पहले खरपतवार का क्या करते थे। 5 एकड़ के किसान के पास 3 गाय बंधी होती थी। तो जब मटर में, चने में खरपतवार होते थे तो लोग लुंगी लेके जाते थे, चादर लेके जाते थे, और हर रोज एक पोटली लाते थे, पशु को खिलाते थे। उसका दूध अच्छा था, पशु का स्वास्थ्य अच्छा था, और पशु जो गोबर करता था खेत में लौट जाता था। आज आपने पशु बेच दिए, तो अब क्या करोगे, बीडीसाइड डालोगे। और ध्यान रखना, जैसे हम अपने परिवार के पालन पोषण के लिए खेती करते हैं, इसलिए मैं मटर का, चने का, गेहूं का वीड्स मारता हूं। लेकिन आपको धरती की जिम्मेदारी कितनी है। हम तो सोचते मेरे 5 फैमिली मेंबर हैं, उनका पालन पोषण करना है। परमात्मा ने धरती को जिम्मेदारी दी है कि हे धरती, तेरी जिम्मेदारी है कि धरती पे जितने भी जीव जंतु रहते हैं, जितने भी, तुझे सबको भोजन खिलाना है। इसलिए आप उनके लिए फसलें नहीं बोते हो, माँ उनके लिए भी फसलें बोती है। इसीलिए जो 100 प्रकार के खरपतवार दिखते हैं, ये माँ ने बोए हैं, और तुम्हारी औकात नहीं है। कितने भी बीडीसाइड डाल लेना, उनको मिटा नहीं सकते हो। और जब तुमको पता चल गया कि नहीं मिटा सकते, तो मिटाने का प्रयास क्यों करते हो। ये तो पक्का पता है ना। आप पिछले 40 साल से इल्ली को मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं। मार पाए क्या। तितली मर गई। माहू को मार रहे कि नहीं मर गई। मार रहे ना माहू को, नहीं मरी। मधुमक्खी मर गई। दीमक को मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो, नहीं मरी दीमक, केंचुआ मर गया।
तुम जिनको मारने का प्रयास करोगे वो तो मरेंगे नहीं, लेकिन कुदरत कहती है देखते हैं तू क्या करता है। तुम्हारे मित्र जो थे उनको मार दिया हमने, मारने चले थे इनको और मर गए। वो जैसे कहते ना कि बंदूक लेके गए थे दुश्मन को मारेंगे और फायर मिस हो गया, पीछे से गोली लग गई, वहीं से घुस गई मेरे सीने में। तो सुनिए आप, हम किसी को मारने के लिए पैदा नहीं हुए। प्राकृतिक खेती कहती है कि मनुष्य को किसी भी जीव जंतु को, वनस्पति को मारने का अधिकार नहीं है। मनुष्य एक मैनेजर है, मैनेजमेंट करिए। खरपतवार अगर फसल के ऊपर आते तो उखाड़ करके पशुओं को खिला दीजिए, फेंक दीजिए, लेकिन जो खरपतवार फसल के नीचे है वो आपकी फसल को सपोर्ट कर रहा है, धरती को कुछ दे रहा है, धरती को बचा रहा है। लेकिन हमको क्या भर दिया गया दिमाग में, इन सबको मारना है। तो समझ गए ना प्राकृतिक खेती में क्या है? कुछ नहीं है, समझदारी की खेती है कि समझ के साथ खेती करना। और मेरे पूर्वज कहे गए हैं क्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दुनिया के सभी प्राणी सुखी रहें, निरोगी रहें, यह मनुष्य का धर्म है, ये किसान का धर्म है। और किसान को ये सिखाया गया कि दुनिया में तुम इनको मार दो, इनको मार दो, इनको मार दो, तुम संपन्न हो जाओगे। तुम संपन्न नहीं हुए, ये जो किस्सा बताते थे ना तुमको, वो संपन्न हो गए। चले जाइए झांसी में 500 दुकानें हैं खाद बीज दवाओं की, और देख लीजिए उनकी संपन्नता, वो सब संपन्न हो गए। किसको लूट करके? किसान को। और आप फिर बता दूं, आप चूंकि तय कर रखे हो मुझे चाहे जो कोई लूटे, मैं तो लूटने को तैयार हूं। देख रहा हूं कि लूट रहा है तब भी लूटने को तैयार हूं। तो लूटने वाला कह रहा है यार इससे शरीफ कौन मिलेगा, किसके आंखों के सामने इसको लूट रहा हूं। मेरी बात समझ में आई? बंद कर दे बेटा।